तो कांता महाजन भैया जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। हाँ, नम- नमस्ते। तो न, नमस्ते। हाँ, तो मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। दीदी टीचर है, उन्होंने उनका जो फर्स्ट यूएचवी वर्कशॉप है, मतलब वो अप्रैल 2025 में किया था। और फिलहाल जो कॉलिंग्स है, कॉलिंग्स के लिए अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू भैया। नमस्ते जी। नमस्ते शर्मा दीदी, नमस्ते सभी को। मेरा नाम कांता महाजन है। मैं पंजाब के जिला गुरदासपुर से हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। स्कूल और कॉलेजेस में अपनी सेवाएं दी हैं। मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। मेरे परिवार में मेरे पति और 3 बच्चे हैं। मेरे पति इकोनॉमिक्स के लेक्चरर रिटायर हुए गवर्नमेंट स्कूल से। अब वो हमारा एक छोटा सा प्लॉट है, वहां पर वे नेचुरल फार्मिंग करते हैं। और मेरी बेटियां नोएडा और बड़ोदरा में मैरिड हैं। और बेटा और बहू हैदराबाद में है, आईटी इंजीनियर हैं। मेरी 3 सिस्टर इन लॉस और 3 भाई भाभियां और उनके मैरिड बच्चे दिल्ली में संयुक्त परिवार में रहते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी की बात करूं तो काफी उतार चढ़ाव आते रहे। कभी खुशी, कभी गम वाली स्थिति बनी रही। अपने को अच्छा दिखाना और दूसरों से भाग पाकर खुश होना, संवेदना से सुखी दुखी होना, ऐसी मेरी प्रवृत्ति बनी रही। अपने इरिटेशन को मैं व्यक्त नहीं कर पाती थी, अंदर ही अंदर चलता था। अपने आप के लिए अच्छा नहीं लगता था कि अब मैं क्या करूं। इस तरह मैंने 32 साल स्कूल में सर्विस की। और सर्विस के बाद मैं फिर जब घर आ गई तो मेरा मन नहीं लगता था, काम करने को कुछ था नहीं, अब क्या करूं। इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी। तभी गुरदासपुर के कॉलेज से एड निकली साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैं प्रिंसिपल से मिली, उन्होंने मुझे कॉलेज में अपॉइंट में किया। लेकिन मैंने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बता दिया कि मैं ये जॉब अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ, अपने पीरियड में ही आऊंगी। मैं यहाँ सेटिस्फाइड थी। जो सब्जेक्ट कभी पढ़ाया था, पढ़ाने का मौका मिला। बच्चे भी थोड़े मेच्योर थे। इस तरह तकरीबन 7 साल की सर्विस मैंने वहां की। कोरोना में भी ऑनलाइन क्लासेस ली। लेकिन उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज आने के कारण मैंने मना कर दिया। फिर बाद में फिर घर जब बैठ गई, फिर बोरिंग लगने लगा। फिर बेटे की शादी में 2 साल निकल गए। लेकिन मैं ये लाइफ जीते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। पापा की डेथ भी हो गई, उससे भी मैं मानसिक रूप से काफी विचलित हुई। तभी एक लिंक मिला बुक रीडिंग क्लब का। वहाँ जो एडमिन थी, काफी अच्छी बुक्स पढ़ती थी, उन्हें एक्सप्लेन करती थी। मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं एक बार उन्होंने कहा कि हम इमोशंस एंड फीलिंग्स पर शाम को सेशन शुरू करते हैं। मैंने अपनी मर्जी से उनसे कहा मैं ये सेशन ले लिया करूंगी, क्योंकि मैं अपने अंदर की अस्थिरता को समझना चाहती थी। ऐसा करने से बाहर से अनुकूल भाव तो मिल रहे थे, लेकिन कोई भी सिचुएशन आने पर मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। मैं खुद में देख पा रही थी। इसी दौरान मेरे ब्रदर जो जीवन विद्या से जुड़े थे, अब वो मॉर्निंग सेशन से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे इस मॉर्निंग सेशन का लिंक शेयर किया और कहा कि अगर भावों को अच्छे तरीके से समझना है तो इसे अटेंड करो। मैंने सेशन अटेंड किया। स्क्रीन पर जो पहली लाइन थी, हैप्पीनेस इज आवर इनेट नेचर और इज इट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये लाइन ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। जिस तरीके से शर्मिला दीदी, गोपाल बाबू इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे पहली बार समझ में आया जो मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। मैं बहुत ध्यान से इंग्लिश एंड हिंदी दोनों सेशन सुनती रही, नोट्स भी लेती थी। फिर उन नोट्स को पढ़ना। और इस तरीके से साइकोलॉजी में मैं जो इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात कर रही थी, वो नेगेटिव इमोशंस थी। उनको उनसे कैसे बाहर निकले, कई तरीकों से वहां भी एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहे थे, नेम इट, टेम इट, एक्सेप्ट देम। पर मैं देख पा रही थी वो मुझसे कॉन्टिन्यूअसली तो नहीं हो पा रहा था। जब भी कोई नेगेटिव स्थिति आती तो
जो कुछ पढ़ा पढ़ाया समझा समझाया था वो वही रह जाता। इस तरीके से 12th मॉर्निंग सेशन में फिर चैट में एक बुक का लिंक मिला, ए फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ कुछ समझ में आने लगा कि जो वैल्यूज हमारे पास हैं, जो हमारे स्थापित जो मूल्य हैं, वो यूनिवर्सल हैं, वेरीफाइएबल हैं, लॉजिकल हैं, उनको पहचानना है। इस तरीके से मैंने अपने ग्रुप में भी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करनी शुरू की, और उसके लिए मैंने इस बुक की हेल्प ली। जो लेक्चरर्स पीरियड्स लेते थे अपने यूएचवी के क्लासेस में, वहां से हेल्प ली, श्याम भैया के वीडियोस देखे। इस तरीके से मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि मुझे मेरी प्रोग्रेस हो रही है। इस तरह खुद पर भी काम करना शुरू किया। शर्मिला दीदी से क्वेश्चन पूछा था, मैं कैसे दृष्टा, करता और भोगता हूँ, तो उन्होंने वर्कशॉप लगाने के लिए कहा। अप्रैल में जब वर्कशॉप लगाई तब भी काफी क्लैरिटी मिली। 10-12 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको भी मैंने वर्कशॉप के लिए बोला, उन्होंने भी लगाई, लेकिन 3 लोग ही मॉर्निंग सेशन से जुड़ सके, रेणु भट्टारा जी, संगीता जी, शिखा जैन जी। अभी तक यही समझा हुआ था कि विचार ऑटो मोड में चलते हैं, 60-70 हजार विचार आते हैं, उनको देख पाना, पढ़ पाना मुश्किल है। लेकिन मॉर्निंग सेशन से क्लैरिटी बनी, हम चाहें तो देख भी सकते हैं और उन्हें ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। 12th बैच में इंफॉर्मेशन मिली, कुछ ग्लिम्पसेस भी मिले, लेकिन इस बैच से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। अगर मैं एक्सरसाइज पहले की बात करूं तो स्टेप नंबर 1, हर क्षण खुद को खुद द्वारा देखना। ये स्टेप सिंपल भी है और कठिन भी। सिंपल इसलिए कि बैठकर खुद के ही आशा विचार इच्छा को ही देखना है, लेकिन कठिन इसलिए कि बैठते ही बाहर ध्यान चला जाता है। ध्यान तो पहले भी जाता था, मैं देख पाती थी कि मैं जैसा जीना चाह रही हूँ वैसा तो नहीं जी पा रही, क्योंकि मेरा देखना बेहोशी का था और साथ ही मैं विचारों में ट्रैप हो जाती थी। अब मेरी सजगता में बढ़ोतरी तो हुई है, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड स्टेप, इस क्षण मेरे अंदर सहज भाव है या विरोध का, इसे मैं देख पाती हूँ। ये भाव मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं, इसका पता मुझे पहली बार 25 मार्च 2025 में जिस बुक रीडिंग क्लब से मैं जुड़ी थी, वहां किसी पार्टिसिपेंट ने किसी खास जाति के लिए कुछ शब्द लिखे, जिससे मुझ में असहजता आई। मैंने एडमिन से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कोई मतलब रिएक्शन नहीं दिया। तो मैंने अपनी कल्पनाशीलता में चेक किया कि और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्यों, कोई किसी के लिए ऐसे भाव नहीं रख सकता, ये मेरी मान्यता थी। उस व्यक्ति का उस खास जाति के लिए कोई ना कोई विरोध होगा, ये एक्सप्लोर करते ही मैंने पाया मेरे अंदर की इरिटेशन खत्म हो गई है। नेचुरल एक्सेप्टेंस शब्द ने मुझे मेरी फीलिंग्स को चेक करने में काफी मदद की। स्टेप नंबर 3, मैं इस क्षण संगीत में हूँ, लय में हूँ। कई बार घटना होते समय भी ध्यान रहता है, लेकिन कई बार घटना हो जाने के बाद ध्यान आता है कि मैं बह गई हूँ। फिर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ, विचारों का एनालिसिस भी करती हूँ, लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त नहीं हूँ कि फ्यूचर में कोई ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो मैं स्थिरता में रह पाऊंगी या नहीं। स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अपने भावों को कौन डिसाइड करता है? जैसे यहाँ कहा गया कि आप ही 100% जिम्मेदार हो। ऐसा लगता था कि सामने वाला, पहले तो ऐसा ही लगता था कि सामने वाला व्यक्ति या सिचुएशन ही जिम्मेवार है, कुछ मेरी भी जिम्मेवारी है, ऐसा भी मुझे लगता था। लेकिन 100% मेरी जिम्मेवारी है ऐसा मुझे नहीं लगता था। इसको एक्सेप्ट करना और फिर उस पर काम करना, मैं ये देख पाई कि वाकई ये मेरे सुख दुख के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। ये समझ होते हुए भी कई बार अंदर से दूसरों के प्रति रिएक्शन आ ही जाते हैं, चाहे इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन भी कम है। स्टेप नंबर 5, ये स्टेप भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यताएं इतनी ज्यादा और इतनी गहरी हैं कि चेक ही नहीं हो पा रही हैं। ऐसा लगता है पूरी लाइफ के कंक्लूजन ही मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यता है कि दूसरों से भाव मिले, कुछ बोलती हूँ तो दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर मानव को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी है, हर समय सबको ऐसा नहीं देख पाती। जब कोई बैगर या कोई अजनबी आता है तो पहले डर का भाव आ जाता था, बाहर तो रिएक्ट नहीं करती थी, पर
बैगर के लिए आ जाता था, इसकी अच्छी भली सेहत है, काम क्यों नहीं करता। पर अब मैं ये देख पा रही हूँ, मैं उन्हें कुछ दूं या ना दूं, भाव नहीं बिगड़ता अपना। लेकिन मुझे बहुत सारे निर्णय मान्यता के आधार पर भी लिए जाते हैं। निर्णय लेते समय पता नहीं चलता कि कब मान्यता हावी हो गई। हाँ, ये देख पाती हूँ, ये निर्णय मान्यता द्वारा लिया गया है या सही समझ से। फिर कभी कभी सही भी कर पाती हूँ। 6 स्टेप, इसमें कोई शंका नहीं, मुझे संबंध भावी स्वीकार्य है, चाहे वो मेरे परिवार के मेंबर्स हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों। यही कोशिश रहती है कि मैं अपने अंदर स्थिरता का अनुभव कर पाऊं। लेकिन अब मैं काफी पहले से अपने अंदर शांति का अनुभव कर पा रही हूँ। विचारों की ज्यादा भगदड़ नहीं है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते करते बाहर भी अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बाहर का कुछ कुछ छूट रहा है। संबंध, 7 स्टेप, संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश जारी है। जब तक पूरी क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस नहीं होती, मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों और भावों को सहज रूप से परमानेंटली सेटल नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। एक्सरसाइज 2, मैं भी हूँ और बॉडी भी है। बॉडी को मैं अपनी आंखों से इमेजिनेशन में देख अपनी आंखों से देख पाती हूँ और अपने इमेजिनेशन में भी आंखें बंद करके भी देख पाती हूँ। और सेल्फ को भावों के रूप में, इच्छा के रूप में, विचार के रूप में देख पाती हूँ। दोनों की नीड्स अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग हैं, उन दोनों की नीड्स को पूरा करने के तरीके भी अलग हैं। क्लैरिटी बनी है, एक जड़ है, एक चैतन्य है। स्टेप 2, बॉडी और मुझ में सूचना और संवेदना का आदान प्रदान होता है। दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। बॉडी को सूचना मैं भेजती हूँ जब मुझे जरूरी लगता है, लेकिन हर समय नहीं पढ़ पाती। सेल्फ की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे जीने में, इसके बारे में मुझे मॉर्निंग सेशन से ही रियलाइज हुआ। बॉडी को कोई फिजिकल केमिकल चेंज होता है, उसको मैंने पढ़ा और फिर निर्णय लिया। जैसे भूख लगी है, मैं ही बॉडी को इंस्ट्रक्ट करती हूँ वो जाए, जो मुझे पसंद है वह खाए या बनाए। कई बार एंजाइटी में होती हूँ तो ये जानने की कोशिश करती हूँ कि हार्ट बीट का बढ़ना, पेट में कुछ होना, उसके बारे में मैं नहीं देख पाती। ऐसा लगता है कि अपने आप ही हो रहा है, जैसे कोई मैं अपना काम ध्यान से कर रही हूँ, तेज आवाज से पेट में कुछ होता है। जैसे मैंने शर्मिला दीदी से पूछा भी था, जैसे अभी 3-4 दिन पहले बी ने काटा, दर्द हुआ, लगा कि बॉडी में ही हुआ है। दर्द हटने के बाद 1-2 घंटे के बाद भी इमेजिनेशन में इतनी तेजी से विचार और भाव आते हैं, पता ही नहीं चलता और झुंझुनी महसूस होती है। कॉन्शियस ग्रॉस लेवल एक्टिविटीज में तो मैं देख पा रही हूँ यह निर्णय मेरा ही है। अगर चपाती गोल नहीं बनी तो उसे गोल ही रहने दूं या दोबारा बनाऊं। खुद खानी है तो वैसे ही रहने देती हूँ, अगर किसी और को देनी है तो दोबारा भी बना लेती हूँ। स्टेप 3, अपनी बॉडी की स्थिति को कैसे रखना है। जहां कंफर्ट लगता है, पोस्चर को मैं चेंज करती हूँ। लेकिन पहले ये बेहोशी में हो रहा था, अब भी कभी कभी वैसा हो जाता है। मैंने ये नोट किया कि जब मैं कुर्सी पर बैठती हूँ तो मैं चेयर की आर्म्स को कसकर पकड़ती हूँ, लेकिन इसके बारे में अवेयर नहीं थी। लेकिन निर्णय तो मेरा ही था। इस आदत को अब मैं छोड़ चुकी हूँ। स्टेप नंबर 4, क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना से अलग हूँ। इसकी इंफॉर्मेशन तो मिली है, लेकिन मैं कंप्लीटली शरीर से अपने आप को अलग नहीं देख पाती। जब कोई तीव्र सेंसेशन होती है तो लगता है मैं ही संवेदना हूँ। शरीर के प्रति मेरी अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रही हूँ, यह एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, साध्य नहीं। स्टेप नंबर 5, बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव जब मुझ पर पड़ता है तो कई बार निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ, कई बार विचारों में भी बह जाती हूँ। लेकिन विचारों में बहते हुए खुद को देख भी पाती हूँ। बाहर की सिचुएशन या लोग, सर्दी गर्मी, रैपिड हार्ट बीट, इमेजिनेशन में जो चल रहा है उसको मैं अपनी मान्यताओं के आधार पर अर्थ देती हूँ। काम तो कर रही हूँ, पर माना हुआ और अर्थ बहुत ज्यादा है। इस तरीके से जैसे गर्मी के कारण फिजियोकेमिकल बॉडी में चेंज हुए, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत गर्मी है, इसे अर्थ तो मैं ही दे रही हूँ। पता ही नहीं लगता कैसे मुंह से निकल जाता है। अपने संस्कारों
पास्ट बिलीफ, प्री कंडीशंस के आधार पर काफी अर्थ देती हूँ। दूसरों के लिए मेरा भाव संबंध का ही है। जब कोई स्पोकन में या एग्रेशन में, सॉफ्ट स्पोकन बोलता है या एग्रेशन में बोलता है, उसे मीनिंग मैं ही देती हूँ। जब मैं यूएचबी की शेयरिंग करती हूँ या अपने में थोड़ा सा बदलाव देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक्साइटमेंट में बोल रही हूँ। एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं हंगर एंड क्रेविंग के बारे में, मुझे पहले डिफरेंस का इतना ज्यादा नहीं पता। क्रेविंग को जैसे साइकोलॉजी में कहते थे स्ट्रेस ईटिंग, तो स्ट्रेस ईटिंग जैसे देखते हैं हम उसमें फिल्मों में देखते हैं कि चॉकलेट कोई खा रहा है फटाफट, उसको स्ट्रेस ईटिंग है। जो फटाफट कोई खा रहा है उसको ही मैं बोल रही थी स्ट्रेस ईटिंग है। लेकिन अब मुझे पता लगा, शर्मिला दीदी ने उस दिन समझाया एक बार, कि क्रेविंग जब किचन में जाना, कुछ दिखना, ना भी भूख हो तो ले लेना, वो भी तुम्हारा स्ट्रेस ही है। तो उसको मैं बहुत अच्छे से समझ पाई। तो अब मैं अपने सेहत की तरफ में मेरा ध्यान है, और उसके कारण मेरी अब बीपी की गोली जो कि तकरीबन 20 साल से थी, वो छूट गई है। मेरा होना 7 स्टेप, मेरा होना शून्य में अस्तित्व, शून्य के अस्तित्व में है, यह सूचना के रूप में ही है। पूरी स्पष्टता नहीं बनी है, कोशिश कर रही हूँ। सभी इकाइयां शून्य में एमर्ज्ड हैं, स्वीकार तो होता है, और जिसके कारण सब कुछ इतना व्यवस्थित है, लेकिन महसूस नहीं हो पाता। थर्ड स्लाइड। हैप्पीनेस इज माय इनेट नेचर। ये मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बाहर ढूंढने पर तो कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस को मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर ही तय करने की कोशिश करती हूँ। जहां तक समय की बात है, मेरे पास समय ही समय है। काफी समय मैं इधर ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं अब जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ। अगर प्रोग्राम की बात करूं, तो मेरा फोकस मेरे परिवार के सभी मेंबर्स को इस कंटेंट के बारे में प्रपोजल के रूप में बताने का है, क्योंकि बाहर तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन घर के मेंबर्स के प्रति दोनों तरफ से संस्कार इतने गहरे होते हैं कि काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। कभी कभी लगता है कि जैसे मेरी अब एज भी हो रही है, अब 70 की हो जाऊंगी दिसंबर में, तो ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक, मतलब सब मेरे जो परिवार के मेंबर हैं वो भी इस लाइन में आके उनके अंदर भी स्थिरता आ जाए। दूसरा, उनको अभी मुझे ये भी लग रहा है, दूसरा उनको मेरी तरफ से अभी आश्वस्ति नहीं बनी है। अभी मुझे अपने में काम करने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी भी मेरी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, श्रद्धेय ए नागराज जी, जिन्होंने इस कंटेंट को दिया और इसको प्रमाणित भी किया और अनुभव किया, उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री गणेश बागड़िया जी और उनकी टीम को, जिन्होंने इस सारी चीज को, इस एक्सरसाइज को इतने अच्छे तरीके से किया है कि हम सब इसको स्टेप बाय स्टेप समझ पा रहे हैं। अदरवाइज ये तो पता था कि अवेयरनेस में आ जाओ, लेकिन अवेयरनेस में आए कैसे, वो जो प्रोसेस है, वो मुझे तो लगा कि ये तो हर एक को उसको सीखना चाहिए। और अंत में ये कहूंगी, शर्मिला दीदी, गोपाल भैया, कुमार भैया, जो उनके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जो इतनी निष्ठा से और जिम्मेदारी से सभी के क्वेश्चंस के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। जसवंत भैया, तारा प्रसन्ना भैया, प्रिया दीदी, सुनील भैया, जो भी लोग इस नेक काम में लगे हुए हैं, उन सभी का दिल से आभार। सबसे बड़ी बात ये है, इसे एजुकेशन में लाने की कोशिश हो रही है, और जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सभी के प्रयत्न बहुत सराहनीय हैं। मैं अंत में, जहां मैं आप सबकी हेल्प से मुझे जो समझ आता है, तो वो मैं आम जो गृहिणियां हैं उनके साथ पहुंचाने का छोटा सा प्रयत्न कर रही हूँ। उनके साथ शेयरिंग करने से मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सेल्फ डेवलपमेंट में मेरी हेल्प कर रही है। थैंक यू। जी, धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। शर्मिला दीदी से गाइडेंस लेंगे दीदी। और जी नमस्ते कांता जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी थी आपकी शेयरिंग। बहुत ईमानदारी से और बहुत ही सरल और सहज ढंग से आपने पूरी बात को रखा, और मुझे लगता है कि आप पहले से ही इस खोज में थे, कुछ ढूंढ रहे थे, ताकि आप
हम सभी की ये मूल इच्छा होती है, हम जानना चाहते हैं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं और वो कहीं से भी हम उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, उसका ध्यान हमारे में आ सकता है, बट अल्टीमेटली अपने अंदर देखने की बात है जो कि हम कहते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अलग-अलग तरीकों से भी अपने अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं और इससे आप ऑलरेडी काफ़ी स्थिर लगे मुझे और जो भी आप अपने में देख पा रहे हैं उसको आपने बहुत एक अ, अच्छे तरीके से उसको सामने रखा उदाहरणों के साथ। तो इससे बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और बहुतों का ध्यान भी जाएगा इन बातों पर। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रहे हैं औरों के लिए भी अपनी लाइफ में तरह-तरह की चीज़ों से और यूएचवी टीम में भी अगर आप कुछ सहायता दे पाएँ तो आप बहुत मुझे लगता है बहुत सारा लाभ होगा यूएचवी टीम को भी। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं क्योंकि जैसे ही आपको लगता है कि आपके पास समय है, तो आप यूएचवी टीम ऑलरेडी हैं आप उसका हिस्सा, बट उसमें भी वॉलंटियरिंग का थोड़ा बहुत सोच सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत से और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी बहुत लोगों को जोड़ा भी है, तो आपका बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट और भी हो सकता है। मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है उसमें। तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं। बाकी तो आप जुड़े रहें और कंटिन्यू रहें, ये तो मुझे लगता है आप करेंगे ही। आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत शुभकामना आगे के लिए। थैंक यू दीदी।